Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's Daily News Analysis. आज है 3rd October 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो पहले कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में पूछा था, पहले वो हम डिस्कस करते हैं. सो हियर आई आस्क्ड यू विद रिगार्ड टू नीति आयोग के जो भी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ का नाम आपको बताना था. सो यस, मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गॉट दिस एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग इज BVR Subramaniam. So very well answered Gausia, Jaya, Palak. Okay. The next question मैंने पूछा था is first non-European, ठीक है, non-European, not European, but non-European to get the Nobel Prize was Rabindranath Tagore. So this is absolutely correct. Next question is maximum GI tags कौन से state में है and that is Uttar Pradesh. So again correctly answered with this. And the last question हमने भारत रत्न award, the first one to get mainly after death, posthumous, जो थे लाल बहादुर शास्त्री. तो मैंने उसी के रीजन में पूछा था कि प्रेजेंटली किसको भारत रत्न मिला है. ऐसे 5 अवॉर्डीज है. तो यहाँ पे पलक ने आंसर किया है रविंद्रनाथ टैगोर, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह एंड PV Narasimha Rao. So Jaya and Palak, good. And of course thank you so much for your compliments Nayanil and Gausia. I hope कि आपको ये वीडियोस देख के मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है and it's helping you in your exam preparation. तो ऐसे ही कमेंट करते रहे with regard to answers that I'm asking you and this will help you in your preparation. So now let's proceed to the next article of the day. तो यहाँ पे आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एक नेवल एक्सपीडिशन, यानी कि पूरा एक चक्कर ग्लोब का घुमा रहे हैं. कौन? 2 नेवल ऑफिसर्स, 2 फीमेल नेवल ऑफिसर्स. नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, ये सेकेंड एडिशन है. इस एडिशन का नाम है नविका सागर. नविका सागर परिक्रमा. तो नविका सागर परिक्रमा ये एक एक्सरसाइज है, एक्सपीडिशन है जो इंडिया के 2 ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स कर रहे हैं. हु आर द 2 फीमेल ऑफिसर्स? रिमेंबर द नेम, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना. ये नेवी, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. और ये एक्सरसाइज यानी ग्लोब का पूरा चक्कर, एक पूरा सरकमफ्रेंस करना, दिस सरकम नेविगेशन करना, इट्स अबाउट 23,000 नॉटिकल माइल्स. ठीक है, इतना वो डिस्टेंस कवर करेंगे. एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स होते हैं? अबाउट 1.8 किलोमीटर. तो एक नॉटिकल माइल इज 1.8 किलोमीटर. So that is how they are going to be going. And कौन से वेसल में ये ट्रैवल करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. So remember, that's INS Tarini. INS Tarini. So these are some facts that you have to know with regard to Navika Sagar Parikrama. ये second time ऐसा हुआ है. Let's proceed to the next article. The next article talks about PM यानी कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है एक स्पेशल वेलफेयर पैकेज फॉर ट्राइबल विलेजेस. और इसका नाम क्या है? नाम है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. ठीक है, ये पूरा नाम है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. नाउ व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस. जो रीजन्स में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है उस रीजन में ये स्कीम लागू होगा. अबाउट 550 डिस्ट्रिक्ट्स. ओरिजिनली इस स्कीम का नाम था, इस पैकेज का नाम था पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, राइट? एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. इसमें टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है इट इज अबाउट 79,000 करोड़. 5 इयर्स में ये हम यूज करेंगे. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इस स्कीम के बेनिफिट के लिए. सो सेंटर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्टेट. एंड दिस इवेंट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच स्टेट? इट वाज इन झारखंड, हजारीबाग.
ना यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम मोर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे कि स्कूल्स, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी डन इन दीज ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस. Now if you talk about the data, कुछ data अगर पूछेंगे, so you need to know. Now we have the last census था 2011 में, अभी जो census होगा 2026 में होगा. तो अभी जो हमारा data है, हमारे पास data है 2011 का ही है, because these are the official status, right? तो इसीलिए 2011 का अगर हम census देखें, इंडिया में कितना scheduled tribe population है, कितना percentage है, it is about 10.42 crore, which is about 8.6 of the Indian population are tribals, right? And this consists of many tribal communities, about 705 groups, tribal communities यहाँ पे है. अगर question आता है maximum tribal population कौन से state में है, that is मध्य प्रदेश, right? एंड अगर पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एरिया, ओके, विच स्टेट हैज मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज पूछते हैं, देन इट इज मिजोरम. ओके, एंड इफ यू सी क्लोजली, यही आंसर्स भी है विद रिगार्ड टू योर फॉरेस्ट कवर, राइट. फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में ज्यादा है, एंड अगर हम परसेंटेज की बात करें, यस मिजोरम में ज्यादा है, राइट. सो द सेम थिंग यहाँ पे, बिकॉज फॉरेस्ट, ये जो ट्राइबल्स हैं कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट. मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव द वेरी यू कैन से प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस जो कलेक्टिंग करते हैं ऑफ द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट पे ये बहुत ही डिपेंडेंट है, एंड देयरफॉर यू विल फाइंड द पॉपुलेशन ऑल्सो देयर. So this is with regard to धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. Now your question to you is, recently government ने एक स्कीम लॉन्च की थी फॉर PVTGs. इस स्कीम का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड ऑल्सो ऐड की कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा PVTGs है, एंड टोटल PVTGs कहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ PVTGs भी बताना है. जैसे हमने देखा है ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे 705 है, वैसे टोटल PVTGs कितने हैं एंड कौन से स्टेट में ज्यादा है, ये आपको बताना है, राइट. लेट्स सी विद द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. Now this next article given in the Hindu, it's with regard to Ladakh. Ladakh is asking for a special status. तो इसके बारे में we're just going to understand about the 5th and the 6th schedule, right? So यहाँ पे context क्या है? Context है the activist, the climate activist जिसका नाम है सोनम वांगचुक, and I'm sure you must have watched the movie Three Idiots, right? तो इनके ही आधारित, इनके लाइफ पे आधारित ही है इनका कैरेक्टर, दैट इज सोनम वांगचुक. सो ये डिटेन हुए थे, राइट, दिल्ली में. एंड व्हाई वाज ही डिटेन्ड इन दिल्ली? बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. वो डिमांड कर रहे थे क्या? व्हाट वर दे डिमांडिंग? दे वर डिमांडिंग फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस. सो यहाँ पे लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे थे, राइट. सो 6th शेड्यूल क्या है एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली अबाउट, ये हम इस आर्टिकल में जानेंगे. Now this is not the only union territory that is asking for it. We see अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ऐसे ही कुछ related demands मांग रहे हैं. So for that let's see the whole article. But before that, India में we know that there is a relation between the center and the states. और ये जो relation है, इट्स नॉट इक्वल. जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, इट इज नॉट इक्वल, यानी कि सब स्टेट्स एक ही समान में उनको ऑटोनॉमी, उनको पावर नहीं दी जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक फेडरलिज्म. ओके, इसको क्या कहते हैं? असिमेट्रिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असिमेट्रिकल? असिमेट्रिकल यानी कि अनइवन, नॉट इक्वल. Now this is different from countries like USA and Australia, जहाँ पे सभी states को equal यहाँ पे पावर देते हैं, equal autonomy देते हैं, कुछ ऐसा extra special status नहीं दिया जाता है. But India में ये अलग है. And this is how we have the 5th and the 6th schedule telling us that we have asymmetric federalism, because सब states को equal power नहीं देते हैं, some states have more power. So let's understand more about this. So in this aspect, अगर हम देखें tribal population, how was this taken care of? Because अगर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स के पहले, प्री ब्रिटिश पीरियड,
ओके, ब्रिटिश के पहले यानी प्री ब्रिटिश पीरियड, वी सी that the tribals had enough autonomy. They were allowed to have their own customs. उनके जो traditions है ये उनको follow करने दिया गया था. But जब ब्रिटिश आया, right, British wanted more profit, more power. They wanted their rights over the forest because forest से उनको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे वो बेचते थे. दे वांटेड टू आल्सो क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर बेनिफिट. तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को रिजर्व करना स्टार्ट किया. दे नेवर अलाउड द ट्राइबल्स टू आल्सो यूज दिस फॉरेस्ट. तो ट्राइबल्स बड़े परेशान. ट्राइबल्स ने क्या किया, ट्राइबल ने रिवोल्ट स्टार्ट किया. जैसे आपने सुना होगा कोल रिबेलियन, दे मस्ट हैव बीन संतल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन. तो ऐसे सब ट्राइबल ने रिवोल्ट्स करना स्टार्ट किया. Soon the Britishers came up with an act. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये एक्ट के थ्रू द गवर्नमेंट स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सम पार्शियल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज. तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, यू कैन से डेजिग्नेट करने कि कुछ एरियाज अलाउ करते हैं हम फॉर द ट्राइबल्स एंड कुछ एरियाज विल बी फॉरबिडन बाय द ट्राइबल्स और एनीबॉडी टू यूज. And this is how we can see some origin coming from the 5th and the 6th schedule. कैसे ये 5th schedule, 6th schedule start हुआ. So let's now see ये क्या है 5th schedule. Now 5th schedule जो है, it is allowing the tribals to have certain autonomy in their regions. उनको कुछ power दिया जाता है. So firstly 5th schedule की बात करें, 5th schedule में कौन से regions आते हैं. 5th schedule talks about scheduled areas, कुछ areas, और ये areas कौन डिसाइड करता है कि scheduled areas होना चाहिए. That is decided by the president. ठीक है, president डिक्लेयर करता है. So scheduled areas is in about 10 states of India and यहाँ पे एक कमिटी बिठाई जाती है, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी, TAC. तो नाम से पता चलता है ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि उनको कैसे वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, उनको कैसे बेनिफिट्स चाहिए. सो दिस इज द ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी. इस कमिटी में यू हैव 20 मेंबर्स. कितने मेंबर्स? 20 मेंबर्स. ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द 5th शेड्यूल. Similarly, you have the 6th schedule. Now 6th schedule is the one that Ladakh is demanding. तो 6th schedule में कौन से स्टेट्स आते हैं? Firstly, they are talking about tribal areas. Okay, tribal areas कितने states में है ये सिर्फ 4 states में है and you must have commonly written it as AMMT, which is Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन दीज ट्राइबल एरियाज. एंड यहाँ पे दे आर मैनेज्ड. ये जो ट्राइबल एरियाज है कौन मैनेज करता है? देयर इज अ सेपरेट कमिटी, द ADC. ओके, दीज आर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स. तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, they have greater autonomy to make the laws and ये laws will be then approved by the governor. राइट, सो यहाँ पे उनको अगर कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस में कुछ लॉज लाना है, इनहेरिटेंस ऑफ मैरिज, प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स, जो भी उनके कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस है, ताकि उनको वो प्रिजर्व कर पाए, दे डोंट गेट सब्ज्यूम्ड अंडर द मेजॉरिटी. दैट इज व्हाई वी हैव द ADCs हु आर गिवन एन एडिशनल पावर, ताकि वो अपने लॉज खुद बना सके एंड लेटर इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नर. जो सेंट्रल लॉ है ये भी अप्लाई होने से पहले इट गोज थ्रू द ADCs एंड द गवर्नर, फिर ही ये अप्लाई होता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ मच पावर दे हैव. ADC में कितने मेंबर्स होते हैं? यहाँ पे यू हैव 30 मेंबर्स. ठीक है, सो नाउ हियर यू फाइंड दैट हु हैज मोर ऑटोनॉमी, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी अंडर द 5th शेड्यूल और ADCs अंडर द 6th शेड्यूल. आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा पावर है? 6th शेड्यूल के पास, राइट, बिकॉज एडवाइजरी है ये सिर्फ एडवाइस करेगा, बट दे हैव ग्रेटर पावर. सो वेयर यू थिंक लद्दाख वांट्स 5th और 6th? द 6th शेड्यूल.
ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा आपको आपके एग्जाम के लिए इतना ही आपको समझना है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज वेरी क्लियर। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू द ऑयल इंपोर्ट। सो यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है ये क्या कर रहा है, वो जो अपना ऑयल है ये ज्यादा से ज्यादा दे रहा है इंडिया को। इन्होंने शेयर अपना इंक्रीज किया, दैट यू कैन सी। दिस इज द चेंज वर्सेस अगस्त। बट रशिया इज आर मेजर इम्पोर्ट, जो रशिया है वी आर मेनली टेकिंग आर ऑयल imports from them. So Russia is India's top you can say exporter. रशिया से हमको सबसे ज्यादा तेल मिलता है, not Saudi Arabia. So this article can confuse you, so you need to know. Right now, before understanding, let's understand some important aspects कि कौन सा import ज्यादा करता है, कौन सा country import ज्यादा करता है, कौन सा country export ज्यादा करता है, जो produce ज्यादा कौन करता है, consume ज्यादा करता है. Right now, these are the type of questions that you can expect in your exam. So we are going to be doing just that. So firstly, अगर question आता है, the topmost producer of crude oil, ये crude oil की बात चल रही है. Okay, producer, consumer, importer and exporter. Okay, so in producer है USA, सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है. कंज्यूमर भी है USA, ठीक है. इंडिया का रैंक 3rd है. ओके, सो इंडिया का अगर पूछेंगे, इंडिया रैंक्स 3rd. सेकेंड इज चाइना. फर्दर इंपोर्टर, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है? चाइना. इंडिया सेकेंड आता है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल. एक्सपोर्टर अगर पूछा, सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है? द एक्सपोर्टर इज सऊदी अरेबिया. राइट, ये डेजर्ट रीजन है, तो ये इनको मैक्सिमम उनका जो इकोनॉमी है तेल से ही बनता है, तो इसीलिए ये ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट प्रोड्यूसर, सऊदी अरेबिया इज सेकंड आफ्टर यूएसए. ओके, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया सबसे ज्यादा किसके साथ ये करता है, क्रूड ऑयल लेता है? दैट इज रशिया. एंड रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना has taken maximum from Russia, जो भी कोटा था, it has taken more from Russia as compared to India. And we know China import भी ज्यादा करता है, so that is another case. So these are some important aspects, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही important है. Now let's understand some groups associated with oil export. तो आपने सुना होगा OPEC, which is oil you can say Organization for Petroleum Exporting Countries, OPEC. Just have a quick look at this particular organization. This organization was created in the year 1960 in Baghdad Conference. इनका headquarters है Vienna, Austria में. Okay, now यहाँ पे you have 14 member countries as part of OPEC. कौन से हैं ये countries जो export करते हैं? Now this is open to all. जो भी country सबसे ज्यादा oil एक्सपोर्ट करता है, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑयल एक्सपोर्ट करता है, दे कैन बी ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ये ग्रुप क्यों बना है? ताकि एक कंसेंसस हो विद रिगार्ड टू ऑयल प्राइसेस, है ना. नहीं तो क्या होगा, देयर शुडंट बी एनी इरेगुलरिटी, देयर शुड बी रिलीजिंग इनफ स्टॉक्स ताकि ऑयल प्राइसेस ना बढ़े, ऑयल प्राइसेस कम ना हो. सो दैट इज व्हाई दे हैव अ कार्टेल, दे हैव अ ग्रुपिंग. सो यहाँ पे कौन से कंट्रीज हैं? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, गेबोन, इक्वेटोरियल गिनी एंड कॉन्गो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला. An easy trick for you to remember is mainly the Middle East and African nations is grouping का part है. Okay, that is how you can remember in easiest manner, Middle East and African nations. Now, there is also another grouping called as OPEC plus. OPEC plus ये grouping है that is those who are exporting oil but they are not part of OPEC. ठीक है, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन इस OPEC ग्रुप का पार्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड एज OPEC प्लस कंट्रीज.
तो यहाँ पे यू हैव अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, Mexico, Oman, Russia, South Sudan, Sudan. So a very mixed sort of grouping because they are not part of OPEC. Now there is one more such organization which is called as International Energy Agency. तो IEA जो है ये बना था इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कि हम रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे. Right? It was formed in 1974 in the wake of 1973 के ऑयल क्राइसिस. तो ये क्या हुआ था उस टाइम पे, जो ओपेक कंट्रीज ने, जो ये कार्टेल है, इन्होंने प्राइसेस को बढ़ाए थे, है ना. तो इन दैट केस टू इंश्योर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वी हैड दिस ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप. इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट data for you for your exam. Let's proceed to the next article. Now next article given in the Indian Express, this is with regard to कि government ने एक रिपोर्ट लेके आए थे with regard to elephant के numbers, यानी कि कितने elephants हैं. तो ये environment ministry ने एक census report generate किया था. Now this report अभी भी release नहीं किया है. Okay, it is said कि अभी भी धूल जमा होने के लिए रखा गया है एंड देयर हैज नॉट बीन एनी चेंज दैट दे हैव नॉट रिलीज्ड इट सेइंग दैट ये अभी ड्राफ्ट है एंड ऑल ऑफ दैट. सो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज प्रिंटेड देन शेल्व्ड इट्स रिपोर्ट ऑन एलिफेंट्स. यहाँ पे कुछ ज्यादा कर नहीं रही है गवर्नमेंट, तो ये इसीलिए हेडलाइंस में ये डेटा दिया है. हमारे लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ये हम अभी करते हैं. Now this is with regard to firstly अगर पूछेंगे ये डेटा जो है, ये रिपोर्ट जो है, ये किसने रिलीज किया, किसने कंडक्ट किया है. दिस इज कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज द स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 का रिपोर्ट है जो WII ने रिलीज किया है. कौन है WII? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1982 में एंड इट इज बेस्ड इन देहरादून, उत्तराखंड. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नॉट यूजुअली न्यू दिल्ली और कोलकाता, है ना. तो इसीलिए आपको ये हेडक्वार्टर्स याद रखना है. तो व्हाट डज इट डू? इट मेनली डज इट्स रिसर्च वर्क इन वाइल्ड लाइफ, राइट. इट गिव्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज देता है, एडवाइस करता है कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर सके. So this is the major work of Wildlife Institute of India. Now with regard to elephant, because ये जो data था, census था, किस animal के लिए था? Elephant. Now that's also called as the national heritage animal of India. Elephants की बात करें, इंडिया में you have the Asian elephants that are there, right? Asian elephants. So Asian elephants on characteristic feature अगर fact की बात करें, इनका जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, जेस्टेशनल पीरियड का मतलब क्या है? इनका प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है फीमेल्स का, इट इज हाईएस्ट देन इन ऑल मैमल्स, दैट इज 680 days. ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22 months. ओके, ह्यूमंस में कितना होता है? 9 months, राइट. सो यहाँ पे 22 months होता है. सो दैट इज हाउ दीज एलिफेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड और डिफरेंट. नाउ हियर यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट टू इंश्योर कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि एलिफेंट्स को कंजर्व किया जा सके. यू हैड द प्रोजेक्ट एलिफेंट दैट केम अक्रॉस एंड दिस वाज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये प्रोजेक्ट बना था 1992 में, राइट. एंड व्हाट इज द IUCN स्टेटस? अगर हम स्टेटस देखें, इट इज एंडेंजर्ड. ओके, एंडेंजर्ड होता है इसका स्टेटस एंड इट इज मेनली शेड्यूल 1 एंड अपेंडिक्स 1 में भी आता है. सो इतना उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. दैट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल. अगर क्वेश्चन आता है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज कर्नाटका. ओके, कर्नाटका. उसके बाद यू हैव आसाम एंड केरला, बट इफ दे आस्क यू, कर्नाटका में सबसे ज्यादा है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड वी विल सी इन द फ्यूचर कोर्स क्या ये रिपोर्ट में पता चलता है. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज नॉट वेरी अनयूजुअल. ये हमने देखा है, देखे आए, कल भी देखा था. वी अंडरस्टैंड दैट ईरान ने मिसाइल्स डाले थे इजराइल पे, है ना. तो इंडिया ने यहाँ पे एक एडवाइजरी इशू किया है कि आप
ईरान में ट्रैवल करना अवॉइड करो, बिकॉज देयर इज ऑफ कोर्स अ थ्रेट दैट प्रोबेबली इजराइल विल नाउ अटैक, विल रिटेलिएट, राइट? तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा पता होना चाहिए, या क्या क्या यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है, ये हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. सो फर्स्टली विद रिगार्ड टू इंडिया में इम्पैक्ट क्या होता है ये समझते हैं. एंड यहाँ पे वी हैव समथिंग नोन एज द रेड सी. ओके, द रेड सी इज अ कनेक्ट बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका. ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में वी हैव द रेड सी. रेड सी के थ्रू वी हैव अ लॉट ऑफ शिपिंग दैट गोस थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे जो शिपिंग होता है इट इज ऑफ कोर्स डायरेक्टली इम्प्लाइंग ऑन इंडिया. यहाँ पे इफेक्ट्स हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं. इट इज सेड कि 400 बिलियन का ट्रेड, बिलियन डॉलर्स का ट्रेड यहाँ पे हम देखते हैं. सो दैट इज हाउ क्रूशियल दिस एरिया इज. वी हैव सीन रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल और ईरान के रिलेशंस, they have been very difficult, they have been conflict, and we have seen कैसे ईरान has backed rebellion groups जैसे कि militant groups जैसे कि हेजबुल्ला, हाउती, हमास, राइट? तो इजराइल पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए we have seen इजराइल ने अटैक किया था, असैसिनेट किया था you can say लेबनान के लीडर को, हसन नसरल्लाह. उसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे वॉकी टॉकीज, उनके जो टॉकीज थे हिजबुल्लाह के मिलिटेंट ग्रुप पे, कैसे उन्होंने दे हैड फायर्ड इट आउट. सो ऑल ऑफ दीज आर सीन द रीसेंट चेंजेस इन द रिलेशन बिटवीन इजराइल, ईरान एंड हिजबुल्लाह, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिकॉज ईरान इज सपोर्टिंग दीज रिबेल ग्रुप्स लाइक हाउती और हिजबुल्लाह, हम देखते हैं हिजबुल्लाह जो है, ये जो ग्रुप है लेबनान में सिचुएटेड है, राइट? ऑन द अदर हैंड हाउती जो रिबेलियन ग्रुप है, ये कहां पे है? ये येमेन में है. एंड हमास, राइट, इन गाजा, व्हिच इज यू कैन से पैलेस्टीन. सो इसके वजह से वी सी दैट हाउती एंड हिजबुल्लाह हैव गुड टाइज, ओके, एंड दैट इज व्हाई they are going to attack. Okay, the attack on Red Sea is far more crucial here, and this can of course affect India directly. तो इसीलिए हमको यहाँ पे precaution लेना पड़ेगा. We need to ensure that our people are not hurt, our trade is not hampered. हमारा जो oil यहाँ से आता है, right, that should not, because in the recent times हम देखते हैं कि ऑयल का जो इंपोर्ट्स हम लेते हैं ये कम हुआ है, ऑयल प्राइसेस पे ये अफेक्ट होता है, एंड दिस विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ आवर इंडिया. सो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो सकता है, एंड इसका हमको खतरा है. ना यहाँ पे हमको ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए वी रिसेंटली सीन अनदर कॉरिडोर कॉल्ड एज आईमेक. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आईमेक. This is India Middle East Economic Corridor. We have seen this India Middle East Europe Corridor. ये पहले भी हमने देखा है. तो आप मुझे बताएंगे कौन से कंट्रीज इस ग्रुपिंग का पार्ट है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? वी हैव सीन रिसेंटली हमने ईरान में हमने हमारा पोर्ट भी एस्टैब्लिश किया था, या पोर्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं. व्हाट्स द नेम ऑफ द पोर्ट? शाहबार पोर्ट, राइट? सो इंडिया ईरान के रिलेशंस कैन बी हैम्पर्ड इन दिस, okay, because we are trying to maintain distance with regard to this. हमने बताया है कि we have to avoid Iran travel. So these are some things in place, and we're going to see how this event progresses. So इसके अभी तक ये इतना ही याद रखना है आपको. इससे ज्यादा when the things come up, we will let you know. Let's see the next article. The next article is with regard to food safety laws. Now यहाँ से भी कुछ ज्यादा आता नहीं है points, but we will extract what is required for your exam, and that much we will explain. So यहाँ पे recently context क्या है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया गया, एक डायरेक्टिव दिया था कि आपकी जो फूड स्टॉल्स हैं, राइट, आपको यहाँ पे पब्लिश करना है क्या? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर ऑपरेटर, कौन ऑपरेट कर रहा है, प्रोप्राइटर और मैनेजर. ये सब आपको मेंशन करना होगा. आपके जो ठेलेस होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, यू हैव टू मेंशन ऑन दैट. And this was done somewhat similar by हिमाचल प्रदेश also. लेकिन इसको भी उन्होंने बोला है कि स्टॉप किया जा रहा है, and that is done by the Supreme Court.
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इट हैज स्टेड द ऑर्डर, बिकॉज ये जो नाम लिखना है ये सब, ये किसका डायरेक्शंस होते हैं, हु अलाउज दिस इज एक्चुअली डन बाय FSSA, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। सिर्फ यही डायरेक्शन देता है कि आप ये आपको मेंशन करना चाहिए, क्या मेंशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ये सब FSSAI का ड्यूटी है, नॉट द गवर्नमेंट्स, not the state governments, right? So इसीलिए we are understanding the few food safety laws in India. Now let's understand what is the governments say कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लिखना पड़ रहा है, state governments क्यों ऐसा बोल रहे हैं. For them they are citing health issues, यानी कि we can put the onus या blame अगर कुछ होता है, adulterations होते हैं, बहुत बार ये सुना है ना, बीमार पड़ रहे हैं, सो वी कैन डायरेक्टली कैच होल्ड ऑफ द पर्सन जब आप यहाँ पे लिखे, आपका नाम एसोसिएटेड होता है, राइट? सो देन यू विल नॉट ट्राई टू डू सम बैड थिंग्स इन द फूड, या अगर आप डिटोरिएट नहीं करोगे क्योंकि आपका नाम डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो ये गवर्नमेंट का कहना है। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इसमें लीगल चैलेंज ये है, पहले तो आप तो इश्यू नहीं कर सकते, FSSA ही इश्यू कर सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज यू आर नेमिंग द पर्सन, आपको नेम लिखना पड़ेगा। इट कुड बी सो दैट पीपल विल स्टार्ट बॉयकॉटिंग, मे बी बिकॉज ये इस रिलीजन का है या इस जाति का है, किस क्लास का है ना, बिकॉज दैट पर्सन इज द वन हु इज ऑपरेटिंग इट, या इस बिरादरी का है, किस रिलीजन का है, पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग ईटिंग दैट। कैन बी ऑल्सो विद रिगार्ड टू कम्युनल टेंशंस हो सकते हैं, राइट? ये आपके जो राइट टू प्रोफेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G, राइट टू प्रोफेशन, इसको भी हैम्पर कर सकता है। यहां पे आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट राइट टू अनटचेबिलिटी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू नेम द पर्सन, it could be that it can promote untouchability rather than abolishing it. तो इसी वजह से इसके चैलेंजेस हो सकते हैं, कम्युनल टेंशंस हो सकता है, एंड देयरफॉर वी सी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द ऑर्डर, ये अलाउड नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाउ यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये अभी हम थोड़ा देखते हैं। फर्स्टली, रेगुलेट कैसे होता है फूड स्टॉल्स, बिकॉज रिसेंटली बहुत सारा फूड से रिलेटेड, जैसे द टेम्पल जहां पे अडल्ट्रेटेड घी यूज किया है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी इज अ हॉट टॉपिक इन टुडेज टाइम्स। सो रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, जो छोटे ठेलेस होते हैं, स्मॉल स्केल फूड बिजनेस, उनको रजिस्टर करना पड़ता है, किसके साथ? FSSAI के साथ एक रजिस्टर मिलता है, एंड दे नीड टू पुट इट, दे नीड टू एड इट, डिस्प्ले इट, दिस सर्टिफिकेट। अगर लार्ज फूड बिजनेसेस हैं, इनको अपना FSSAI का लाइसेंस भी डालना पड़ेगा, उसका फोटो भी दिखाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट हो सकता है 5 लाख का, और इट कुड बी विद रिगार्ड टू 6 months in prison. So either fine and you can say prison sentence is also given. If you talk about FSSAI, ये क्या है, कब बना था? This was established through an act of the parliament, which is Food Safety and Standards Act 2006. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? It is Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, so you have to remember these important aspects. So that is all for today's session. बहुत interesting articles हमने आज देखे हैं, and I hope you watch the next video where I'm going to be discussing questions with regard to this article. Thank you so much for watching.